ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ઉત્સર્ગપૂર્વક બજાવી અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તી। ये है वो शपथ जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 3 बार ले चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने की शपथ भी कुछ ऐसी ही है। संघ या राज्यों में दिलाई जाने वाली शपथ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सीधे सीधे जिक्र नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी ली गई है कि शपथ लेने वाला शख्स बिना किसी पक्षपात, बिना अनुराग और द्वेष के संविधान के मुताबिक लोगों के प्रति न्याय कर सके। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अपने को कोई शख्स हिंदुत्ववादी कहे या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो तय है कि सत्ता संभालते ही उसे सभी के लिए न्याय और संविधान के हिसाब से चलने की शपथ लेनी होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ और केंद्र में प्रधानमंत्री बनने की शपथ में कुछ शब्दों का ही फर्क है, लेकिन इसके बाद भी दोनों की जिम्मेदारियों में जमीन आसमान का फर्क है। गुजरात में बीजेपी अपने बूते सरकार में है और मोदी इसी सरकार के मुखिया हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के लिए मोदी को इससे कहीं बड़े जन समर्थन की जरूरत होगी। कहीं बड़े राजनीतिक समीकरण नरेंद्र मोदी को बैठाने होंगे और इसी में पेच फंसा है हिंदुत्ववादी या धर्मनिरपेक्ष छवि का। राष्ट्रपति चुनावों की गहमा गहमी के बीच ये पूरा मामला अचानक उठ खड़ा हुआ है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से। महाराष्ट्र के लातूर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नीतीश के बयान को वोट की राजनीति बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी क्यों नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राष्ट्रपति के चुनाव में अब जो चल रहा है उसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्वार्थ की राजनीति है। हिंदुत्ववादी क्यों नहीं होना चाहिए? ये वोट की राजनीति है। हालांकि मोहन भागवत ने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हम आपको बता दें कि नीतीश ने अपने बयान में प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी पसंद बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। एनडीए को पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के सभी घटक दलों को मंजूर हो। एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के दुख दर्द को समझे। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो पहले से विकसित राज्यों के बारे में ही सोचे। संघ चाहता है कि इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली का रुख करें, लेकिन मोदी के पक्ष में जेडीयू दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यहां तक कि जेडीयू ने धमकी दे डाली है कि अगर मोदी को बीजेपी भावी उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी तो जेडीयू के पास एनडीए से अलग होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। सेकुलर सरकार जो है इस देश में, चाहे इधर की बने उधर की बने, वो सेकुलर ही सरकार बनेगी। यहाँ कोई हिंदुत्ववादी और मुसलमानवादी और ईसाईवादी सरकार इस देश में नहीं चलने वाली। इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई है। बिहार बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय नेता भी अब नीतीश पर सीधा हमला बोल रहे हैं। शिवानंद जी को भूत पकड़ लिया है, वो भूत में चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, शब्दों से कह रहे हैं कॉमनल है, वो गुजरात के करोड़ों लोगों को गाली दे रहे हैं। तो इस देश में सेकुलर कौन है नहीं है, इसका सर्टिफिकेट देने का, प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं। जिनको बहुत सारे लोग सेकुलर मानते होंगे, मैं उनको सांप्रदायिक मानता हूँ। दूसरा, नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में मंत्री थे। 2002 के गुजरात के दंगे हुए, तब श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी अगले 2-2.5 साल तक श्री नीतीश कुमार उस सरकार के मंत्री रहे। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद संघ की तरफ से ये कहा गया कि उनके बयान को आज के राजनीतिक माहौल के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और साथ ही सफाई ये भी आई कि संघ के लिए हिंदुत्व सेक्युलरिज्म का ही दूसरा नाम है। जो हिंदुत्व की विचार को लेकर हम चलते हैं वह अत्यंत उदार विचार है, सर्वसमावेशक है, सच्चे अर्थ में सेकुलर विचार है। यह संघ का वैचारिक अधिष्ठान हमेशा से रहा है। इसी बात को
आदरणीय भागवत जी ने उस भाषण में स्वयंसेवकों के सामने रखा था। संघ चाहे हिंदुत्व की जो परिभाषा दे, लेकिन जेडीयू तो मोदी के नाम पर मानती नहीं दिख रही। दूसरे दलों की तरफ से भी पीएम पद पर सेक्युलर शख्स को ही बैठाने की बात कही जा रही है। अटल जी को सख्त थे, देखिए आडवाणी जी ने खुल करके बचाव किया नरेंद्र मोदी को सारा पाप और उसमें नीतीश कुमार जो थे। रेल मंत्री का भोग किए। तो ये अच्छा है, उनका सुझाव ही अच्छा है कि भाई भारत जैसे देश में सेक्युलरिज्म पर जिनका भरोसा है, ऐसे ही लोगों के हाथ में हुकूमत की जिम्मेदारी जानी चाहिए। ऐसे में सवाल ये कि हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी की गाड़ी गुजरात से आगे कभी बढ़ पाएगी? दस साल पहले जब गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तब वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 10 साल बाद आज भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इन 10 सालों में मोदी ने सब कुछ भुलाकर गुजरात की दशा दिशा बदल दी है, लेकिन लोग आज भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को भूले नहीं है जिसमें उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों के इस दाग को मोदी ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस दाग को जितना धोने की कोशिश करते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। जस्टिस के माध्यम से मुझे फांसी के तख्त पर चढ़ा दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मुझे कटघरे में खड़ा कर दीजिए। पूरा गुजरात गोधरा से लेकर के जला है, सैकड़ों इंसान मारे गए, इंसानियत का खून हुआ, तो ये कैसे लोग भूल सकते हैं? कितनी सद्भावना यात्रा करे वो, कितनी भूख हड़तालें कर ले वो, मोदी के दाग कम होने वाले नहीं हैं। मोदी की राह में सबसे बड़ी अड़चन है गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व एमपी एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका। इस याचिका में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ एसआईटी जांच भी हुई। हालांकि सूत्र बताते हैं कि एसआईटी जांच में नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। यानी नरेंद्र मोदी का भविष्य इस मसले पर अभी भी अधर में लटका हुआ है। मैं 10 साल हो गए हैं, 10 साल में मैं बीमार हूँ, डायबिटीज की मरीज हूँ, मेरी हालत अब ऐसी बिल्कुल ज्यादा हिम्मत वाली नहीं, तब भी मैं अभी तक 10 बरस मैंने खींचे अभी, और फिर इसके ऊपर अगर मुझे ऐसा मालूम पड़ेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। ये कानून कैसा है? निराशाजनक है हमारे लिए कि एसआईटी ने मतलब ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया है मजिस्ट्रेट को कि आरोपियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत ही हमारे लिए मतलब जो लंबा संघर्ष हम लोग लड़ रहे हैं, जाकिया जाफरी जी, तनवीर भाई और हम सब, इसके लिए बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमें कुछ तो हमारी उम्मीद बनी रही थी जब सीनियर माइक्रोस्क्यूरी राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट मीडिया के जरिए सामने आई थी। गुजरात दंगे ही नहीं, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में भी नरेंद्र मोदी सरकार की खूब फजीहत हुई है। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में मोदी के सामने चुनौतियां कई हैं। प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, कम्युनल दाग, क्या वो धो पाएंगे इतनी आसानी से नेशनल स्तर पर? वो इतना शायद आसान नहीं होगा।
मोदी की जितनी भी आलोचना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है नरेंद्र मोदी। वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेहद करीबी भी। मोदी ने अकेले अपने दम पर दो बार पार्टी को गुजरात में सत्ता दिलाई है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ बीजेपी का बड़ा चेहरा है, बल्कि लंबे वक्त से पार्टी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी। नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो नीतीश कुमार के जेडीयू जैसे एनडीए के घटक दलों को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार्य होंगे। आज के दौर में इसका जवाब है नहीं। अभी हाल में आपकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें आपने कुछ कहा था कि जो भी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का वो प्रतिनिधित्व की छवि वाला। तो हमने पार्टी के मीटिंग में क्या कहा, अब उसको यहाँ दोहराने की जरूरत है। तो अखबार में छपा है तो हम क्या करें उसको। हम कोई चीज लीक नहीं करते, जो करना होता है उसको करते हैं। अब एक ही दिन सब विषय। पार्टी के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता। पार्टी जानती है कि अगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर पेश किया तो एनडीए की कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। साथ ही बीजेपी के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो खुद पीएम बनने की हसरत रखते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर भी विरोध झेलना पड़ सकता है। साल 2009 की बात है। उस वक्त जसवंत सिंह बीजेपी से निष्कासित थे। जसवंत सिंह ने एनडीटीवी 24/7 को एक इंटरव्यू देते हुए खुलासा किया था कि लालकृष्ण आडवाणी गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को हटाए जाने के खिलाफ थे। जसवंत सिंह ने यह भी दावा किया था कि आडवाणी का उस वक्त तर्क था कि अगर मोदी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बीजेपी में बवाल हो जाएगा। हम बीजेपी बैठक के लिए गोवा जा रहे थे। हम सब एयरक्राफ्ट में थे। वाजपेयी जी ने हमसे पूछा कि गुजरात का क्या करना है। इस सवाल के बाद वहां कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। तब आडवाणी जी बाथरूम की तरफ बढ़े। अटल जी ने कहा, पूछिए फिर क्या करना है। मैं आडवाणी जी के पास गया और पूछा। आडवाणी जी ने सिर्फ एक लाइन कही, पार्टी में बवाल खड़ा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जसवंत सिंह के मुताबिक अटल जी उन दिनों काफी परेशान थे और इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हो गए थे। प्रमोद महाजन प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में मौजूद थे। प्रमोद ने मुझे फोन करके कहा, जल्दी आइए जसवंत जी। जब मैं पहुंचा तो मुझसे कहा गया, संभालिए संभालिए, इस्तीफा दे रहे हैं। अटल जी ने अपने सचिव को बुलाया है। मैंने सचिव को जाने को कहा और कहा वापस मत आना। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और हाथ से इस्तीफा लिखने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अटल जी आप मत करिए। मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया। गुजरात दंगों को लेकर मोदी ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन जसवंत सिंह के मुताबिक अटल जी इस्तीफा देने के लिए अड़ गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी यही कहना है कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने मोदी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया था, लेकिन आडवाणी के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में गुजरात दंगों के इस अध्याय का जिक्र किया है कि वो कब, कितने और क्यों मोदी का बचाव कर रहे थे। इस किताब के कई पन्नों में उस दौर का, खासतौर पर जो 2002 के दंगे हैं, उनका जिक्र है। पूरा अध्याय जो चैप्टर 12 यानी अध्याय 12 है, वह इसी पर फोकस्ड है, जिसमें कि पृष्ठ संख्या 608 से लेकर 615 तक आडवाणी ने गुजरात दंगों का जिक्र किया है और उससे जुड़ी हुई राजनीति का जिक्र किया है और उस समय के विवाद का जिक्र किया है। उसमें बहुत साफ तौर पर वह खास तौर पर पृष्ठ संख्या 614 पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की जो मांग की जा रही थी और जिसके लिए दबाव डाला जा रहा था प्रधानमंत्री वाजपेयी का, उसका उन्होंने विरोध किया और ऐसे में मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ। इसके बारे में कहते हैं वो कि अक्सर यह कहकर मेरी आलोचना की जाती रही है कि मैंने मोदी के त्यागपत्र की मांग दृढ़ता से ठुकरा दी। गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैलने के कुछ ही दिनों में यह मांग की जाने लगी तथा इसके बाद कई महीनों और वर्षों तक यह मांग जारी रही। राजग की कुछ सहयोगी पार्टियां भी चाहती थी कि मोदी त्यागपत्र दे दें,
प्रधानमंत्री वाजपेयी पर भी विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि वे मोदी से त्याग पत्र मांगे। मैंने इस मांग का यहाँ तक कि बहुत ज्यादा संवेदनशील मोड़ों पर भी विरोध किया था। साल 2009 का जसवंत सिंह का खुलासा, जेडीयू के बयान और आडवाणी की किताब के चंद हिस्से ये साफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके इस्तीफे के बीच खड़े थे लाल कृष्ण आडवाणी।